अनोखी शादी। ग्रिंगोयर जब कसरे इंसाफ से बाहर निकला तो रात सर पर आ चुकी थी। खेल की नाकामी और गैर मुतवक्का तबाही की वजह से वो तन्हाई चाहता था, इसलिए सुनसान और तारीक गलियों को देखकर उसे खासी खुशी हुई। वो शायर था, लेकिन हमेशा सोच विचार और फलसफे में पनाह लेता था। इसका कोई ठिकाना न था। पिछले 6 माह से उसने अपने भद्दे और तंग कमरे का किराया अदा न किया था और मालिक मकान ने उसे बाहर निकाल फेंका था। उसकी तमाम तर उम्मीदें इस खेल पर लगी हुई थी, जिसकी तबाही ने उसकी बदकिस्मती पर आखिरी मोहर लगा दी थी। बाहर निकलकर वो सोचने लगा कि आज की रात उसे कहाँ बसर करनी है। सड़क का कौन सा गोशा ऐसा हो सकता है जहाँ उसे कोई तंग ना करे। जब वो चौक में पहुंचा तो उसने अहमकों के पॉप का जुलूस देखा। इस मंजर से उसके ताज़ा ताज़ा जख्म फिर हरे हो गए और वो एक सुनसान गली की तरफ भाग निकला। वो शिद्दत से खुनकी महसूस करने लगा था। उस वक्त उसे याद आया कि आज त्यौहार की खुशी में कई जगह लोगों ने अलाव रोशन किए होंगे। क्यों ना वो किसी ऐसी समत का रुख इख्तियार करे जहाँ कोई अलाव रोशन हो। वो चलते हुए अपने आप से बातें भी कर रहा था। लानत हो अहले पेरिस पर, मुझे आग की चिंगारी से भी महरूम कर रहे हैं। चंद गज के फासले पर उसे लोगों का एक मजमा दिखाई दिया। लोग दायरे में बैठे हुए थे। वहाँ ज़रूर अलाव रोशन है, उसने अपने आप से कहा और उस तरफ लपका और हुजूम में घुस गया। वहाँ अलाव न था, बल्कि एक खूबसूरत लड़की रक्स कर रही थी। जूं ही ग्रिंगोयर की नज़र इस पर पड़ी, लड़की के हुस्न से उसकी आंखें चुंधिया गईं। चंद लम्हों तक तो वो ये फैसला भी न कर सका कि उसके सामने रक्स करने वाली मखलूक लड़की है या कोई परी। लड़की मुतनासिब और कशीदा कामत की मालिक थी। उसका रंग दहकता हुआ था। रूसी और उंदलसी नस्लों का खून शायद उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। उसका बेमिसाल सरापा एक ईरानी कालीन के टुकड़े पर रक्स कर रहा था। सब लोगों की आंखें उस पर जमी हुई थीं। उसके बाजुओं में एक तंबूरा था जिसको वो बजा रही थी, नाच रही थी। वो कोई गैर अर्जी मखलूक दिखाई दे रही थी। ओह, ये तो जल परी है। अरे नहीं, ग्रिंगोयर ने अपने आप से कहा। इसके लांबे और खुले बालों में तांबे के सिक्के पिरोए हुए थे। अरे नहीं, ग्रिंगोयर ने कहा, ये देवी नहीं, जिप्सी है, खाना बदोश लड़की। वो रक्स करती रही। एक शोला था जो सांस की गत पर लर्जा था। इंसानों के हुजूम में हर शख्स उसके रक्सा जिस्म में गुम था। अनगिनत चेहरों में एक ऐसा भी चेहरा था कि खाना बदोश लड़की के रक्स में सबसे ज़्यादा जज्ब था। वो इंसानों के हुजूम में फंसा खड़ा था, इसलिए ये पता ना चल रहा था कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। उसकी उम्र 35 बरस से ज़्यादा न थी, अगरचे वो मुकम्मल तौर पर गंजा हो चुका था, लेकिन सर के इर्द गिर्द बालों की हल्की सी झालर थी और उसकी कनपटियाँ इसी उम्र में सफ़ेद हो गई थीं। उसकी फराख पेशानी पर लकीरों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। वो अपनी आंखों में रक्कासा को जज्ब किए जा रहा था। अचानक रक्कासा लड़की ने रक्स खत्म किया। लोग बेख्तियार तालियां बजाने लगे। जाली, इधर आओ, रक्कासा ने आवाज़ दी और एक सफ़ेद रंग की बकरी जो अब तक कालीन के टुकड़े के एक कोने पर बैठी अपनी मालकन का रक्स देखती रही थी, उठकर उसके करीब आ गई। बकरी के सींगों को रंगा हुआ था और उसके सुम भी चमक रहे थे। उसके गले में खूबसूरत ग्लूबंद था। अब तेरी बारी है जाली, लड़की ने पहली आवाज़ में बकरी से कहा। बकरी ने इस बात में सर हिलाया। आज कौन सा महीना है? रक्कासा ने अपना तंबूरा बकरी के सामने कर दिया। बकरी ने अपना एक पाँव से तंबूरे को खटखटाना शुरू किया। एक बार खटखटाकर वो रुक गई। लोगों ने तालियां बजाकर दाद दी। वाकई ये साल का पहला महीना जनवरी था। अच्छा, तो ये महीने का कौन सा दिन है? बकरी ने तंबूरे को 6 बार खटखटाकर ऐलान कर दिया। ये इस महीने का छठा दिन है। इस तरह बकरी ने वक्त भी बता दिया। वक्त वाकई इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ये जादू है, टोना टोटका, मजमे में से किसी ने कहा। ये आवाज़ उसी गंजे आदमी की थी। ये आवाज़ सुनकर रक्कासा एक बार तो लरज़ गई। बकरी अपनी खूबसूरत मालकन के इशारों पर दिलचस्प हरकतें करती दिखाती रही। लोगों की चाल ढाल की नकलें उतारती रही। लोग तालियां बजाते रहे और गंजा आदमी चीखता रहा, कुफ्र, जादू, भूत परीत। लड़की ने घूमकर फिर इसको देखा, फिर कांपी और फिर लोगों से सिक्के वसूल करने लगी। लोगों ने इस पर सिक्कों की बरसात कर दी। लड़की ग्रिंगोयर के सामने भी आकर खड़ी हो गई। लानत हो मुझ पर, मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं, उसने अपने आप से कहा। वो हसीना बेमिसाल उसकी आंखों में आंखें डाले उसके सामने खड़ी थी। इसी वक्त एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी जो चीख से मुशाबे थी। खाना बदोश चुड़ैल, भाग जा यहाँ से। ये आवाज़ चौक के तारीक कोने से आ रही थी। लड़की ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर खौफ था,
یہ آواز جسے اس نے خوفزدہ کر دیا تھا زنانہ آواز تھی۔ کچھ لوگ بولے، اوہ یہ تو رولا ٹاور میں رہنے والی بڈھی ہے، شاید آج اسے کھانے کو نہیں ملا۔ رقاصہ وہاں سے چل دی، مجمع چھٹ گیا۔ گرینگوئر ایک بار پھر سوچنے لگا آج رات کہاں بسر کرے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اسے خانہ بدوش لڑکی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی کہ وہ خود تھی۔ گرینگوئر جہاں اس کی آواز کی شیرینی پر سر دھن رہا تھا، وہاں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کس زبان میں گیت گا رہی ہے۔ یہ زبان نہ اس نے پہلے کبھی پڑھی تھی نہ سنی تھی۔ خانہ بدوش لڑکی کا نغمہ داؤدی جاری تھا کہ پھر کسی عورت کی تیز اور چیختی ہوئی آواز فضا میں گونجی، بند کرو یہ گیت خانہ بدوش چڑیل، میں تم سب کا خون پی لوں گی۔ لڑکی کا گیت دم توڑ گیا۔ گرینگوئر جو دم بخود کھڑا گیت سن رہا تھا وہ چونک کر رہ گیا۔ چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، احمقوں کے پوپ کا جلوس اسی طرف آ رہا تھا۔ گداگر، اچکے، بدقماش اور پیرس کے شہری اس جلوس میں شریک تھے۔ قاسمیڈو اپنی تمام تر گھناؤنی بدصورتی کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا جو لوگوں کے کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کا فخر تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے فخر کرنے کا موقع نصیب ہوا تھا، ورنہ اس روز سے پہلے ساری عمر اس نے لوگوں کی حقارت اور نفرت ہی برداشت کی تھی۔ گرینگوئر نے دیکھا کہ اس کی طرح ایک اور اکیلا آدمی بھی جلوس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی گنجا آدمی تھا جس کی آواز نے کچھ عرصہ پہلے خانہ بدوش لڑکی کو لرزا دیا تھا۔ گرینگوئر نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ اوہ یہ تو کلائڈ فرولو ہے، نوٹر ڈیم کا بڑا پادری۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کتنی خوفناک نظروں سے قاسمیڈو کو گھور رہا ہے۔ قاسمیڈو نے بھی پادری فرولو کو دیکھ لیا تھا۔ اسے دیکھ کر قاسمیڈو کا رد عمل لوگوں کے لیے بڑا ہیبت ناک تھا۔ قاسمیڈو جو تخت پر لوگوں کے کندھوں پر سوار تھا، اس نے اٹھ کر چھلانگ لگائی اور پادری فرولو کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے، عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پادری فرولو نے چند لمحوں میں قاسمیڈو کے سر سے تاج اتار پھینکا۔ پوپ کا جو لبادہ اسے پہنا دیا تھا اسے نوچ کر پھینک دیا۔ قاسمیڈو سر جھکائے، ہاتھ باندھے، ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھا رہا۔ اس کے بعد پادری اور قاسمیڈو میں عجیب و غریب اشاروں میں مکالمہ ہونے لگا۔ پادری فرولو بے حد غصے میں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ قاسمیڈو پادری کے سامنے اتنا مسکین کیوں نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنے ہاتھ کی ایک جنبش سے پادری کو کچل سکتا تھا۔ پادری فرولو نے قاسمیڈو کے بھاری اور مضبوط شانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ قاسمیڈو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ احمقوں کا پوپ تھا نہ بادشاہ۔ وہ کبڑا، بدصورت، کریہ المنظر قاسمیڈو تھا جو کسی غلام کی طرح سر جھکائے پادری فرولو کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ ایک تاریک گلی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیا منظر تھا، گرینگوئر نے اپنے آپ سے کہا، مگر مجھے کھانے کے لیے کہاں سے کچھ ملے گا؟ کسی وجہ کے بغیر گرینگوئر نے خانہ بدوش لڑکی کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پیرس کی گلیوں کا شناور تھا۔ انہی گلی کوچوں میں اس کی زندگی کے شب و روز بسر ہوئے تھے۔ کیوں نہ میں اس کا پیچھا کروں؟ آخر یہ کہیں نہ کہیں تو رہتی ہی ہوگی۔ ویسے بھی سنا ہے کہ جپسی بڑے نرم دل کے مالک ہوتے ہیں۔ شاید مجھے شب بسری کے لیے جگہ اور پیٹ بھر کر کھانے کو کچھ مل جائے۔ وہ تاریک گلیوں میں رقاصہ لڑکی کا تعاقب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو بھی احساس ہو گیا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے کئی بار مڑ کر پیچھے دیکھا، گرینگوئر کا اچھی طرح جائزہ لیا اور ناک منہ چڑھا کر تیزی سے ایک موڑ مڑ کر گرینگوئر کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ گرینگوئر چند لمحوں تک وہاں کھڑا رہا۔ اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا کہ اب کس طرف جائے۔ اچانک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ خانہ بدوش لڑکی کی چیخ تھی۔ وہ بھاگا۔ موڑ مڑنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کنواری مریم کے مجسمے کے سامنے جپسی لڑکی دو آدمیوں کے حصار سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے پکڑے ہوئے تھے۔ جپسی لڑکی کی بکری خوف سے ممیا رہی تھی۔ گرینگوئر اسے بچانے کے لیے بہادری سے آگے بڑھا۔ ایک آدمی نے مڑ کر اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو گرینگوئر اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا۔ وہ کبڑا قاسمیڈو تھا۔ قاسمیڈو اس کی طرف بڑھا اور اس نے الٹے ہاتھ سے گرینگوئر کے ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ تیورا کر نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو آخری آواز سنی تھی وہ جپسی لڑکی کی چیخ تھی، مدد مدد، یہ لوگ مجھے اغوا کر رہے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ قاسمیڈو نے جپسی لڑکی کو ایک بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ قاسمیڈو کا پرسرار ساتھی چل رہا تھا اور اس کے پیچھے ممیاتی ہوئی بکری تھی۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار سامنے سے نمودار ہوا جس نے دبدبے سے چیخ کر کہا، بدماش رک جاؤ، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ یہ گھڑ سوار
नौजवान बादशाह के खास दस्ते का कप्तान फोबीस था। इसने लड़की को कास्मेडो के बाजुओं से छीनकर घोड़े पर बिठाया और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी और गैर मुतवक्का तौर पर हुआ कि कॉस्मेडो हैरान रह गया। जब उसे कुछ एहसास हुआ तो वो अपने शिकार को छीनने के लिए कप्तान के पीछे भागा, लेकिन तब तक उसे 15-16 सिपाहियों ने जकड़ लिया। मिनटों में कास्मेडो को पकड़कर बांध दिया गया। वो बड़बड़ा रहा था और गुस्से से चीख रहा था। इस दौरान में तारीकी से फायदा उठाते हुए उसका पुरस्कार साथी वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब हो गया। जिप्सी लड़की कप्तान फोबेस के घोड़े पर सवार थी। उसने अपना हाथ कप्तान फोबेस के कंधों पर रखा हुआ था। वो उसे मोहब्बत और तशक्कुर से देख रही थी। कप्तान फोबेस बेहद वजीह और खूबसूरत नौजवान था। जिप्सी लड़की ने अपनी शीरीं आवाज़ में पूछा, जनाब, आपका क्या नाम है? खूबसूरत कप्तान ने अपनी मूछों को ताव देकर कहा, कप्तान फोबेस। जिप्सी लड़की फिर उसकी तरफ मोहब्बत और तशक्कुर से देखने लगी और मुस्कुराती हुई घोड़े से उतरकर बोली, शुक्रिया जनाब, और फिर भागकर अंधेरे में मदगम हो गई। ग्रिंगोइड चंद मिनटों तक बेहोश पड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होश की दुनिया में वापस आया तो उसने देखा कि वो कुंवारी मरियम के मुजस्समे के करीब अकेला ही पड़ा है। कॉस्मेटो को उसने दिल में बुरा भला कहा, जिसके एक हाथ ने उसे बेहोश कर दिया। वो कीचड़ में गिरा था और इसका लिबास कीचड़ से लिथड़ चुका था। ओह, पेरिस का कीचड़ कितना बदबूदार है। फिर वो अपने जहन पर जोर देकर गुजरे हुए वाकयात की तफसीलात याद करने लगा। उसे यकीन होने लगा कि उसने कास्मेडो के साथ जिस शख्स को देखा था वो नोटर डेम का बड़ा पादरी फ्रूलो था। लेकिन कितनी अजीब बात है कि पादरी फ्रूलो जिप्सी लड़की को कास्मेडो की मदद से अगवा कर रहा था। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सर्दी लग रही है। वो उठकर खड़ा हो गया कि शरीर लड़कों की एक टुकड़ी शोर मचाती उधर आ निकली। उन बच्चों ने उसको कीचड़ में लथपथ देखा तो उस पर आवाज़ें कसने लगे। वो शरीर बच्चों से जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे अपना समत का एहसास था, ना ये इल्म कि वो किन रास्तों पर भाग रहा है। जब वो भागते भागते हाँफने लगा तो सांस लेने के लिए रुका और अपने आप से कहने लगा, इस वक्त मुझे आग की ज़रूरत है। अगर आग न मिली तो मैं छिटल कर मर जाऊंगा। वो तेज़ी से फिर चल पड़ा। वो एक तारीक और अंधी गली से गुजर रहा था। उसे कुछ खबर न थी कि वो उस वक्त कहाँ है। उसे दूर आग जलती हुई नजर आई तो वो खुश हो गया। वो आगे बढ़ता गया। गली कीचड़ से लथपथ थी। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। आगे बढ़ा तो उसे एक अजीब मंजर नजर आया। एक बेटांगों वाला आदमी उसकी तरफ हाथ फैलाए हुए खड़ा था। उसके हाथ में धात का प्याला था। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने देखा कि कितने ही अपाहिज और करीहुल मंजर गदागर बेतरतीब हालत में बैठे हुए हैं। रात की इस तारीकी में वो गदागरों की गुमनाम बस्ती में निकल आया था। ये इन लोगों की बस्ती थी जो अपाहिज बनकर सारा दिन पेरिस में भीख मांगते थे। उनके दम से जराइम होते थे। उसने मुड़ना चाहा, लेकिन कितने ही अंधे और लूले लंगड़े, भद्दे और गंदे गदागर उसको घेरे में ले चुके थे। वो उनकी ममलिकत में बिला इत्तला और बगैर इजाज़त घुस आने के जुर्म का मुर्तकिब हुआ था। उसने चीख कर पूछा, मैं कहाँ हूँ? एक घनाउने चेहरे वाले गदागर ने जवाब दिया, तुम मौजों के दरबार में हो। ग्रिंगोयर इस अरसे में माहौल का जायजा ले चुका था। वो देख चुका था कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े शान से चल रहे हैं। उसके हिस्से ज़राफत फड़की। उसने कहा, वाकई ये मौजों की बस्ती है कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मगर यहाँ का मसीहा कहाँ है? वो एक बहुत बड़े चौराहा नुमा सहन में खड़ा था। उसके इर्द गिर्द बदबूदार लिबास पहने हुए कितने ही अजीबुल खलकत लोग खड़े थे। वो इन लोगों की बस्ती में आ गया था जो पैसे के लालच के लिए जाली अंधे और अपाहज बने हुए थे, जो कातिल, चोर और उठाई गिरे हैं। ग्रिंगोयर खौफजदा हो चुका था। किसी गदागर ने चीख कर कहा, इसे बादशाह सलामत के पास ले चलो, इसे बादशाह सलामत के पास ले चलो। तमाम गदागर चीखने लगे। ग्रिंगोयर को यह महसूस हो रहा था जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देख रहा है, मगर ये ख्वाब न था, हकीकत थी। गंदे, मेले और बदनुमा हाथ उसको आगे धकेल रहे थे। उसने देखा कि एक बड़ा अलाव रोशन है। इसके इर्द गिर्द बेतरतीबी से मेज़ें बिछी हुई थी। मेज़ों पर शराब से भरे हुए जग पड़े थे। एक मेज़ पर एक मोटे ताज़ा जिस्म वाला बदसूरत आदमी बैठा हुआ था। एक शख्स सिपाही बना सीटी बजा रहा था। एक शख्स को कुछ लोगों के सामने खड़े होकर साबुन चबा चबा कर झाग निकालने का मुजाहरा करते हुए देख रहा था। खुरदुरे, बुलंद बांग कहे और गंदे गीतों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। 4 साल का एक अगवाशुदा बच्चा आंसू बहा रहा था। एक बहुत बड़े तख्त पोश पर एक शख्स बड़े ठाठ से बैठा हुआ था।
یہ بادشاہ سلامت تھے، گداگروں کی بستی کا بادشاہ۔ یہ بدماش کون ہے؟ بادشاہ سلامت نے پوچھا۔ یہ آواز، یہ حلیہ گرینگوئر کو کچھ جانا پہچانا لگا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ پیرس کا مشہور گداگر تورلیفو تھا۔ یہ وہی تھا جس نے اس کے آج کے ڈرامے کے درمیان بھیک مانگ کر اس کے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اس وقت اس کا کٹا ہوا بازو بالکل صحیح اور سلامت نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چمڑے کا ایک کوڑا تھا۔ گرینگوئر نے بکھلا کر کہا، جناب میرے آقا، حضور، میں آپ کو کس القاب سے خطاب کروں؟ آقا، حضور، شہنشاہ معظم، ساتھی، جو تمہارا جی چاہے مجھے کہہ دو، مگر جلدی کرو۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ گداگروں کے بادشاہ تورلیفو نے روب سے کہا، میں وہی ہوں جس کا ڈرامہ آج صبح۔ گرینگوئر کو کچھ سوجھ نہ رہا تھا۔ بدماش، صرف اپنا نام بتاؤ۔ یاد رکھو، اس وقت تم 3 عظیم شہنشاہوں کے حضور کھڑے ہو۔ ایک میں ہوں جو شہنشاہ ہے۔ یہ زرد رنگ والا بوڑھا، اسے غور سے دیکھو، یہ میتھالس ہے، مصر اور بوہیما کا ڈیوک، اور یہ تیسرا روسو ہے، گلیلی کا شہنشاہ۔ تم بلا اجازت ہماری ریاست میں گھس آئے ہو۔ تم نے ہماری حکومت کے قوانین کو پامال کیا ہے۔ اگر تم چور، اچکے یا بدماش نہیں ہو تو ہم تمہیں کڑی سزا دیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں، میں تو ایک مصنف ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تورلیفو نے کہا، ہم تمہیں پھانسی دیں گے۔ تم نے ہمارے قوانین کو ملیا میٹ کیا ہے۔ آگے بڑھو میرے دوست، مرنے سے پہلے اپنے یہ چیتڑن خواتین میں تقسیم کر دو۔ میں اپنے رعایا کی تفریح تباہ کے لیے تمہیں پھانسی دینا چاہتا ہوں، اور جو کچھ تمہارے بٹوے سے نکلے گا وہ ان میں بانٹ دوں گا تاکہ وہ تمہارے نام کی شراب پی سکیں۔ گرینگوئر کے ہوش اڑ گئے۔ معاملہ سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضور والا بادشاہ و شہنشاہ، میرا نام پیری گرینگوئر ہے۔ میں ہی وہ شاعر ہوں جس کا کھیل آج قصر انصاف میں کھیلا گیا ہے۔ اچھا، تو تم ہو وہ، گداگروں کے بادشاہ تورلیفو نے کہا۔ میں اس کھیل کے دوران موجود تھا۔ آج صبح اس کھیل نے بہت بور کیا، اس لیے کیوں نہ تمہیں پھانسی دے دی جائے۔ اپنی جان بچانے کے لیے گرینگوئر نے ایک اور کوشش کی۔ آخر تم شاعروں کو اپنی برادری کا فرد کیوں نہیں سمجھتے؟ ایسوپ آوارہ گرد تھا، ہومر بکھاری تھا، مرکری چور تھا، مگر اس کی اس دلیل کو بھی قہقہوں میں اڑا دیا گیا۔ تورلیفو اپنے ساتھی بادشاہوں سے کچھ صلاح مشورہ کرنے لگا، پھر اس نے چیخ کر کہا، خاموش! سنو، اگرچہ تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، پھر بھی ہم تمہیں کیوں نہ پھانسی دے دیں؟ تمہارے بچاؤ کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس تجویز کا گرینگوئر پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ کیا تم ہماری رعایا میں شامل ہونا قبول کرتے ہو؟ بے شک مجھے منظور ہے۔ مجرم بننا گوارا کرو گے؟ بالکل۔ تورلیفو نے غور سے گرینگوئر کی طرف دیکھا اور بولا، اس کے باوجود تم پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ گے، مگر اب یہ سزا مشروط ہوگی۔ تمہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ تورلیفو نے اشارہ کیا۔ کچھ گداگر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ چند منٹوں کے بعد واپس آئے تو وہ ایک انسان کی ڈمی اٹھائے ہوئے تھے جس کے جسم پر گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک اسٹول اس ڈمی کے قریب رکھ دیا گیا۔ پھر تورلیفو نے ہدایات دینی شروع کی۔ تمہیں اس اسٹول پر چڑھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس ڈمی کی جیب میں اس طرح ہاتھ ڈالنا ہوگا کہ کوئی گھنٹی نہ بجے۔ اگر تم نے گھنٹی کی آواز پیدا کیے بغیر جیب تک ہاتھ پہنچا دیا تو ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، دوسری صورت میں تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ گرینگوئر نے مایوسی سے ڈمی کی طرف دیکھا، ٹوٹے ہوئے اسٹول پر نظر ڈالی۔ یہ بڑا کڑا امتحان تھا، مگر جان بچانے کے لیے اس امتحان سے گزرنا ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مضحکہ خیز امتحان میں کامیابی کا 1% بھی امکان نہیں ہے، اور وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ اسٹول پر لڑکھڑایا اور ڈمی کو چھوا ہی تھا کہ گھنٹیاں بج اٹھیں۔ وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ گداگروں کے شہنشاہوں نے حکم دیا اسے اٹھا کر پھانسی دے دی جائے۔ عجیب و غریب چہروں والے گداگر اور بدقماش خوشی سے چیخنے لگے، نعرے لگانے لگے۔ موت اب گرینگوئر کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، مگر کوئی بھی اس کی فریاد نہ سن رہا تھا۔ مگر اچانک تورلیفو نے ہجوم کو خاموش ہونے کا حکم دیا اور بولا، سنو، ابھی ایک شرط اور بھی ہے۔ اگر ہماری بستی کی کوئی عورت تم سے شادی پر آمادہ ہو جائے تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ گرینگوئر کے لیے یہ دوسرا امتحان تھا، پہلے امتحان سے بھی کڑا۔ عورتیں اسے گھورنے لگیں، وہ چیخ رہی تھیں، ہمیں یہ مرد نہیں چاہیے، اسے پھانسی پر لٹکا دو۔ مگر اس ہجوم میں 3 عورتیں اس میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چوکور چہرے والی لڑکی تھی،
उसने बड़ी एहतियात से ग्रिंगोयर का मुआयना किया, फिर पूछा, तुम्हारा कोट कहाँ है? ग्रिंगोयर ने जवाब दिया, वो तो मुझसे खो चुका है। और बटवा? लड़की ने पूछा। ग्रिंगोयर ने जवाब दिया, अफसोस वो भी खाली है। लड़की ने बड़ी हकारत से कहा, इसके पास तो कुछ भी नहीं, इसे फांसी पर लटका दो। दूसरी औरत बेहद बदसूरत थी। उसने ग्रिंगोयर का जायजा लिया और फिर बड़बड़ाई, दुबला बहुत है, और उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। तीसरी लड़की ने भी उसे ठुकरा दिया। तो ऑरलीफू ने जब देखा कि कोई भी औरत उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं, तो उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम वाकई बदकिस्मत हो, फांसी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है। अभी ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि बस्ती में शोर मच गया। सब गदागर खुशी से पुकार रहे थे, ला एमरल्ड, ला एमरल्ड। किसी सितम ज़रीफ ने इस असना में ग्रिंगोयर के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। अब हर शख्स दूसरी तरफ देख रहा था। गदागर रास्ता छोड़ रहे थे और ग्रिंगोयर ने देखा कि वह जिप्सी लड़की अपनी बकरी के साथ आ रही है। हर शख्स उसे इज्जत और एहतराम से देख रहा था। वो चलती हुई ग्रिंगोयर के सामने आकर रुक गई और फिर शीरीं आवाज में बोली, क्या तुम इस शख्स को फांसी दे रहे हो? हाँ बहन, तोरलीफू ने जवाब दिया, अगर तुम इसे अपना शौहर बना लो तो ये बच सकता है। सबने इनकार कर दिया है। जिप्सी एमराल्ड ने नाक चढ़ाकर ग्रिंगोयर की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ मुझे कबूल है। अब ग्रिंगोयर को यकीन हो चुका था कि आज सुबह से उसने जो कुछ देखा है वो सब कुछ एक तवील ख्वाब है, और जिप्सी लड़की एमरल्ड का उसे शौहर कबूल कर लेना भी इस ख्वाब का एक हिस्सा है। एक लफ्ज़ कहे बगैर मिस्र का ड्यूक मिट्टी का एक जग लेकर आ गया। एमरल्ड ने वो जग इससे लेकर ग्रिंगोयर को पकड़ाते हुए कहा, इसे ज़मीन पर फेंक दो। ग्रिंगोयर ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया। जग के 4 टुकड़े हो गए। भाई, मिस्र के ड्यूक ने इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा, ये हमारी बहन तुम्हारी बीवी है, तुम उसके शौहर हो 4 बरसों के लिए। अब जाओ। थोड़ी देर के बाद ग्रिंगोयर ने अपने आप को एक छोटे से गर्म कमरे में मेज़ के सामने बैठे हुए पाया। वो इस खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न वाली जिप्सी लड़की की तरफ देख रहा था और उसके साथ बिल्कुल अकेला था। उसे यकीन होने लगा कि वो परियों की कहानी का हीरो है। एमरल्ड इसकी तरफ कोई तवज्जो न दे रही थी। वो चीज़ें उठाकर इधर उधर रख रही थी और अपनी बकरी से बातें कर रही थी। ग्रिंगोयर अपने आप से कह रहा था, बाजारों में नाचने वाली इस खूबसूरत तरीन लड़की ने मेरी ज़िंदगी बचा ली है। ये यकीनन दिल ही दिल में मुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करती होगी। आह, ये कितनी खूबसूरत है, शायर के ख्वाब से ज़्यादा हसीन। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं इसका खाविंद हूँ। वो उठकर लड़की की तरफ बढ़ा। वो सिमट गई। एमरल्ड, सिमटती क्यों जा रही हो? ग्रिंगोयर ने पूछा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खाविंद हूँ। वो ये बात सुनकर तेजी से झुकी और तनकर खड़ी हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था। उसका चेहरा गुस्से से टिमटिमाने लगा। ग्रिंगोयर से कोई बात न बन रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? तो क्या मैं तुम्हें फांसी पर लटकवा देती? उसने पूछा। अच्छा, तो तुमने मेरी बीवी बनना सिर्फ इसलिए कबूल कर लिया कि मैं जिंदा बच जाऊं? ग्रिंगोयर ने पूछा। उसके अलावा और क्या वजह हो सकती थी? एमरल्ड ने होंठ सिकुड़कर पूछा। ग्रिंगोयर चंद मिनटों तक खामोश खड़ा रहा और फिर बोला, अच्छा तुम इस खंजर को छुपा लो, मैं शरीफ आदमी हूँ। फिर रुक कर बोला, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लगी है। जिप्सी लड़की ने कोई जवाब न दिया, बल्कि बेसाख्ता हंसने लगी। फिर चंद मिनटों में इसने ग्रिंगोयर के सामने कुछ खाने पीने की चीज़ें रख दी। भूखा ग्रिंगोयर खाने पर पिल पड़ा। जब उसने सब कुछ चट कर लिया तो उसे शर्मिंदगी सी हुई और उसने पूछा, एमरल्ड, क्या तुम कुछ ना खाओगी? एमरल्ड ने इनकार में सर हिलाया और छत को घूरने लगी। वो गहरी सोचों में गुम थी। अपनी बकरी की आवाज़ सुनकर वो उठी और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। ग्रिंगोयर दिलचस्पी से सब कुछ देखता रहा, फिर हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझे अपनी शौहर या आशिक की हैसियत से कबूल न करोगी? एमरल्ड ने दो टोक जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। क्या तुम मुझे अपने दोस्त की हैसियत में कबूल कर लोगी? एमरल्ड ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बोली, शायद। इस जवाब से ग्रिंगोयर को दिली मुसर्रत हुई। उसने एमरल्ड की तरफ देखा तो वो कुछ सोच रही थी और खुद ही मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ग्रिंगोयर ने पूछा, तुम्हें खुश करने के लिए किसी शख्स को क्या करना चाहिए? उसे मर्द बनना चाहिए। बहादुर, मैं सिर्फ उस शख्स से मोहब्बत कर सकती हूँ जो मेरी हिफाजत कर सकता हो, एमरल्ड ने जवाब दिया। एमरल्ड के इस जवाब से ग्रिंगोयर का चेहरा उतर गया। वो बड़ी खफ़त महसूस करने लगा। एमरल्ड ने जानबूझकर उस पर जुमला कसा है, क्योंकि आज ही वो एमरल्ड को कास्मेटो के हाथों से बचाने में नाकाम रहा था। उसने बात जारी रखने के लिए पूछा,
क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? मैं अभी नहीं जानती, मगर पता चल जाएगा, उसने अजीब अंदाज से मुस्कुराकर कहा। ग्रिंगोयर एक बार फिर चुप हो गया। चंद मिनट सोचकर उसने पूछा कि वो कॉस्मेडो से किस तरह बच गई। कॉस्मेडो का नाम सुनकर एमरल्ड लरस गई और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, ओह वो एक दहशतनाक कुबड़ा। जब ग्रिंगोयर ने यह पूछा कि उसके ख्याल में कॉस्मेडो उसे क्यों पकड़ना चाहता था, तो एमरल्ड ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें किसी खूबसूरत या दिलकश वाक़े की याद से चमक रही थीं। वो बेख्तियार होकर गाने लगी। जिस तरह उसने अचानक गाना शुरू किया, इसी तरह गीत ख़त्म कर दिया और अपनी बकरी जाली को सहलाने लगी। ग्रिंगोयर ने कहा, बड़ी प्यारी बकरी है। एमरल्ड ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी बहन है। ग्रिंगोयर कहने लगा, तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है, क्या मतलब है इसका? एमरल्ड ने सर हिलाकर कहा, मुझे खुद मालूम नहीं। फिर उसने अपने सीने के अंदर से एक छोटी सी थैली निकाली, जिसे वो अपनी गर्दन में हार की तरह बांधे हुए थी। ये थैली सब्ज रंग के रेशमी कपड़े की थी। उसके वस्त्र में एक मसनूई हीरा जगमगा रहा था। शायद इसकी वजह से मुझे एमरल्ड कहते हैं, उसने मसनूई हीरे की तरफ इशारा करके कहा। ग्रिंगोयर ने उसे छूना चाहा तो वो बिदक गई। उसे मत छुओ, इसमें ख़ास तासीर है, तुमने छुआ तो उसका असर उड़ जाएगा। ग्रिंगोयर इससे छोटी छोटी बातें पूछने लगा। एमरल्ड ने उसे बताया कि शायद उसका नाम कोई जिप्सी लफ्ज़ हो। वो अपने वालिदैन को बिल्कुल नहीं जानती। वो छोटी सी थी जब फ्रांस आई थी और पेरिस आए तो उसे सिर्फ एक ही बरस हुआ है। उसके बाद ग्रिंगोयर ने उसे अपने बारे में बताना शुरू किया कि उसका नाम क्या है, उसका बाप नोटरी था जिसे फांसी पर लटका दिया गया था, माँ को भी 20 बरस पहले कत्ल कर दिया गया था, 6 बरस की उम्र में वो यतीम हो गया था। 6 से 16 बरस तक उसने कितने ही धंधे किए, ना घर था ना कोई ठिकाना। बालिग होकर उसने कई पेशे अपनाए, लेकिन हर पेशे में नाकाम रहा। न सिपाही बन सका, न आवारा गर्द, न राहिब, न चोर। फिर एक दिन उसकी मुलाकात नोटर डेम के बड़े पादरी फ्रूलो से हुई, जिसने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और उसे तालीम दिलवानी शुरू की। ग्रिंगोयर जोश बयान में अपनी अदबी और शहरी सलाहियतों का जिक्र करता रहा। फिर उसने रुक कर देखा तो उसे नजर आया कि एमरल्ड नजरें झुकाए ज़मीन पर दिख रही है और कुछ बड़बड़ा भी रही है। ग्रिंगोयर को अपनी तरफ देखकर वो बोली, फोबीस, इसका क्या मतलब है? ग्रिंगोयर को यह सवाल सुनकर बड़ी मुसर्रत हुई। अब उसे अपने इल्म के इजहार का मौका मिल रहा था। फोबिस एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है सूरज। सूरज, एमरल्ड ने दोहराया। हाँ, सूरज और फोबेस नाम का एक देवता भी गुजरा है। देवता, एमरल्ड ने दोहराया। वो बेहद खुश नजर आ रही थी, बेचैन सी, मुस्तरब सी। उसके बाजू से एक बाजूबंद खुलकर नीचे गिर पड़ा। ग्रिंगोयर उसे उठाने के लिए झुका। बाजूबंद उठाकर उसने ऊपर देखा तो एमरल्ड और उसकी बकरी दोनों गायब हो चुके थे। फिर उसने दूसरे दरवाजे के अंदर से बंद होने की आवाज़ सुनी। मैं कहाँ सोऊंगा? ग्रिंगोयर को अब दूसरी फिक्र लग गई। वो जिस कमरे में था वहाँ कोई बिस्तर न था। हाँ, लकड़ी का लंबा सा बेंच ज़रूर मौजूद था। खैर, मैं इस पर सो जाऊँगा, उसने अपने आप से कहा और फिर उस बेंच पर लेटते हुए बोला, मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं पहुँचता, लेकिन ये शादी की अजीबोगरीब रात ज़रूर है।